नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथ्स चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। इसमें आप देख रहे हैं कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 देखेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है आप देखिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देता कौन है? CSIR देता है। CSIR वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा सितंबर 2021 में अभी लेटेस्ट किया गया है, जिसमें किनको क्या मिला ये देखा जाएगा। तो जैव विज्ञान का मिला है दोस्तों किनको? डॉक्टर अमित सिंह एवं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। दोस्तों जब जाएगा तो पूछ लेगा, आर्ट में इस सिचुएशन में जाता है ना तो पूछ लेता है। कोई भी पुरस्कार प्राप्त करना इतनी आसान बात नहीं होती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान का क्षेत्र का पुरस्कार है दोस्तों, भारत का। तो जैव विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान में दोस्तों, ये देखिए जीव विज्ञान, तो जैव विज्ञान में मिला है दोस्तों डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। अमित और अरुण ये दोनों लोग जैव विज्ञान में मिला है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किनको मिला है? कनिष्का विश्वास एवं टी गोविंद राजू। तो विश्वास और गोविंद राजू को मिला है, कनिष्का और गोविंद राजू। कनिष्का गोविंद राजू जी को मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रही विज्ञान डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया। ज्यादा नाम जुड़ा है तो इसमें साइकिया आ गए, ठीक है ना। पृथ्वी वायुमंडल महासागर एवं ग्रह विज्ञान क्षेत्र में मिला है साइकिया जी को, विनोद कुमार साइकिया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कनिष्का और गोविंद राजू को हो गया। आगे देखिए इंजीनियरिंग विज्ञान देवदीप मुखोपाध्याय को, देवदीप मुखोपाध्याय जी को मिला है। गणित विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला है? डॉक्टर अनीश घोष और साकेत सौरभ। सौरभ गांगुली आपके कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। और बंगाली लोग अपने सामने घोष लगाते हैं, ठीक है ना। और वो बहुत तेज दिमाग के होते हैं, तो गणित के क्षेत्र में उन लोग को मिल गया। ऐसे जोड़ लीजिए, अनीश घोष और साकेत सौरभ। और देवदीप जो है, देवदीप मुखोपाध्याय को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किनको मिला है? जीमोन। जीमोन को जीनोम से जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जीमोन जो दिया है इसको जीनोम से जोड़ लीजिए। एवं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, तो रोहित के जीनोम और, ठीक है ना, रोहित जीनोम और चिकित्सा विज्ञान जोड़ लीजिए। क्योंकि जीनोम शब्द जो जीमोन जो लिखा है इसको हम लोग थोड़ा सा बिगाड़ते हैं, बिगाड़ करके जीनोम कर लेते हैं। आप जीनोम जानते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किससे जुड़ी है? चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी है। तो रोहित का जीनोम ये चिकित्सा विज्ञान हो गया। और भौतिक विज्ञान में हो गए कनक साहा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो साहा जो है, मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा जो दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर हुए। तो उन्हीं से साहा को फिजिक्स से जोड़ लीजिए। भौतिक विज्ञान हो गए कनक साहा। तो ये दोस्तों पुरस्कार रहा, ठीक ना। जैव विज्ञान में अमित और अरुण को मिल गया। जैव और किससे जुड़ा है? अमित और अरुण को, ठीक है ना। रसायन विज्ञान में कनिष्का विश्वास और
गोविंद राजू। वायुमंडल ये जो ज्यादा दिया है महासागर ग्रह ग्रह विज्ञान साइकिया साहब हैं, विनोद कुमार साइकिया, विनोय कुमार साइकिया। और इंजीनियरिंग में देवदीप। और घोष को कैसे आप जोड़े हैं गणित से, क्योंकि इन लोग का दिमाग सौरभ घोष, सौरभ गांगुली और बंगाली जोड़ लीजिए, ये गणित हो गए। और ये जिमोन और रोहित चिकित्सा और साहा। तो इस तरह से कुछ याद रखने में दोस्तों हेल्प मिलेगी। अब देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 का यह तीसरा संस्करण हुआ, ठीक है ना। प्रथम संस्करण 19 में जारी किया गया था। इस सूचकांक को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क द्वारा तैयार किया जाता है। सर्फसार्क द्वारा तैयार किया जाता है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क द्वारा तैयार किया जाता है। इस सूचकांक के तहत जीवन की डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले 5 मौलिक स्तंभों के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। ये 5 स्तंभ कौन कौन से दोस्तों? इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट सामर्थ्य, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों 3 जो इलेक्ट्रॉनिक से शुरू है और 2 इंटरनेट से शुरू है। कई बार ये ऑप्शन देकर पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ए और क्यू ये इंटरनेट से जुड़े हैं। ISG मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और गवर्नमेंट जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हैं। सूचकांक में कुल 110 देशों को शामिल किया गया जो विश्व की लगभग 90% जनसंख्या को समाहित करते हैं। सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। डेनमार्क ने टॉप किया है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया एवं फिनलैंड है। ये देखिए दूसरे एवं तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया एवं फिनलैंड है। भारत इस सूचकांक में 59वें स्थान पर है। 2020 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 2 स्थान की गिरावट, ठीक है ना। सब लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे खिसक गया। अरे कम से कम अपने जगह पर बैठे रहते भैया। तो 2 स्थान का गिरावट हो गया। 32 एशियाई देशों में भारत को 17वां स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है ना। कई बार ये भी पूछ लेता है। तो डेनमार्क, साउथ कोरिया और फिनलैंड DSF दोस्तों पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है ना। DSF और उसके बाद दोस्तों आपके भारत हो गया 59वें स्थान पर और 2 अंक का गिरावट हुआ। इसका मतलब कि 2020 में दोस्तों कितने स्थान पर थे? 97वें स्थान पर थे। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। सूचकांक निर्माण के 5 स्तंभों पर भारत इंटरनेट सामर्थ्य में 47वें स्थान पर, इंटरनेट गुणवत्ता में 67वें स्थान पर, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा में 91वें स्थान पर, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में 36वें स्थान पर और इलेक्ट्रॉनिक सरकार के आधार पर 33वें स्थान पर है। ये जो 5 स्तंभ है दोस्तों, इन 5 स्तंभों में भारत का बता दिए। तो आप 59वां याद रखिए, कितना याद करेंगे, ठीक ना। भारत का स्थान 59वां याद रखिए और DSF याद रखिए, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और फिनलैंड। ये था डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 और ये ब्रिटेन की कंपनी है दोस्तों, सरफाक्स, उसने तैयार किया था। अब देखिए ATL स्पेस चैलेंजर 2021। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने
अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ मिलकर स्कूली छात्रों में अंतरिक्षीय नवाचार तथा रचनात्मकता विकसित करने के दृष्टिकोण से एटीएल स्पेस चैलेंजर 2021, ठीक है ना, कार्यक्रम की शुरुआत की। एटीएल का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन क्या हमको बता सकते हैं आप लोग एटीएल का मतलब क्या होगा? एटीएल स्पेस चैलेंजर 2021, और देख रहे हैं कि अटल इनोवेशन मिशन। तो ये दोस्तों नीति आयोग और इसरो मिलकर के चालू किए हैं। नीति आयोग ने इसरो तथा सीबीएसई के साथ मिलकर चालू किया है। ये तीनों मिल गए और ये चालू किए हैं। एटीएल का मतलब होता है दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है ना, वर्ल्ड स्पेस वीक के साथ संबद्ध किया गया, ठीक है ना। एटीएल स्पेस चैलेंजर 2020 को वर्ल्ड स्पेस वीक के साथ संबद्ध किया गया। वर्ल्ड स्पेस वीक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के योगदान को रेखांकित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पेस वीक जो है दोस्तों 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। यह चैलेंज देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर एवं शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर तथा शिक्षकों के लिए तैयार किया गया। इसमें अटल टिंकरिंग लैब और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल भी शामिल हैं, ठीक है ना। इसमें अटल टिंकरिंग लैब और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल भी शामिल हैं। इस चैलेंज में शामिल प्रत्येक दल को चुनौती विषयों, चैलेंज थीम्स में से किसी एक के अंतर्गत प्रॉब्लम को चुनकर उसका समाधान सॉल्यूशन तैयार करना होगा। इस चैलेंज में शामिल प्रत्येक दल को चैलेंज थीम में से किसी एक के अंतर्गत प्रॉब्लम्स को चुनकर उसका समाधान सॉल्यूशन निकालना होगा। चुनौती विषयों का विवरण निम्नवत है। एक्सप्लोर स्पेस, ठीक है ना, एक्सप्लोर स्पेस ये थीम्स हैं दोस्तों। एक्सप्लोर स्पेस, रिच स्पेस, इनहाबिट स्पेस और दोस्तों लिवरेज स्पेस। ये 4 थीम्स हैं। इसमें से चुन करके और उसे संबंधित प्रश्न को दोस्तों आपको क्या किया जाएगा, समाधान करना होगा। यह चैलेंज कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक खुला मंच प्रदान करेगा ताकि वे नवाचार के साथ स्वयं डिजिटल युग की अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकें। तो कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। और 4 थीम्स कौन कौन से हैं दोस्तों? एक्सप्लोर स्पेस, रिच स्पेस, इनहाबिट स्पेस, लिवरेज स्पेस। और वर्ल्ड स्पेस वीक आप देख लीजिए 4 से 10 अक्टूबर, ठीक है ना। और इसमें शामिल कौन कौन से हैं दोस्तों? नीति आयोग, इसरो और सीबीएसई। पूरा नाम था एटीएल स्पेस चैलेंज 2021। तो अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 ये इसका पूरा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग। प्रथम पहले को मार्क करिए, विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग। 19 अगस्त 2021 को कर्ण झील रिसोर्ट, कर्ण लेक रिसोर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कर्ण लेक रिसोर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला
इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया। इसके साथ ही दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया दोस्तों, ठीक है ना। उस पर पब्लिक चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं दोस्तों। तो दिल्ली चंडीगढ़ यही मेन चीज़ है, ठीक है ना, और सब तो ठीक है। कर्ण लेक रिसोर्ट में स्थापित सौर ऊर्जा आधारित ये जो चार्जिंग पॉइंट लगाया गया दोस्तों, ये नहीं कि बिजली से, ठीक है ना, सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे चलते हैं। सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अभी व्यक्तिगत ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर संयंत्रों से युक्त हैं, जो चार्जिंग स्टेशनों को हरित और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेंगे, ठीक ना दोस्तों। कर्ण लेक रिजॉर्ट में स्थापित ईवी चार्जिंग स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के केंद्र बिंदु पर अवस्थित है। केंद्र बिंदु को मतलब बीच में। इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल जिसको कहते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फेम प्रथम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। भेल ने स्थापित किया है और भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फेम प्रथम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शिलांग में मेघालय के प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है, ठीक है ना। तो ये 4 सितंबर 2021 को है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। तो इसको दोस्तों पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया किया था। शिलांग में मेघालय में प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। ये क्या है? 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ठीक ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। इस मिशन के माध्यम से भारत को हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्पादन एवं निर्यात ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घोषणा कब करते हैं? 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2021 को अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु वर्ष 21-22 में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी, ठीक है दोस्तों। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में हाइड्रोजन ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 25 करोड़।
इसके तहत वर्ष 2050 तक कुल उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 भाग नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित होगा। 2050 तक कुल उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 भाग नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित होगा। सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, हाइड्रोजन इकोनॉमी नामक शब्द की अवधारणा दक्षिण अफ्रीकी रसायनशास्त्री जॉन बोक्रिस ने प्रस्तुत की थी। देखिए क्या कह रहे हैं, जॉन बोक्रिस ने, दक्षिण अफ्रीकी रसायन शास्त्री जॉन बोक्रिस ने प्रस्तुत की थी हाइड्रोजन इकोनॉमी शब्द की। सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नामक शब्द की अवधारणा। उनका मत था कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था वर्तमान हाइड्रोकार्बन आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान ले लेगी। का मत था कि हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था वर्तमान हाइड्रोकार्बन आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान ले लेगी। वर्ष 2003 में भारत में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड गठित किया गया था। कब दोस्तों किया गया? 2003 में नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड गठित किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2006 में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप प्रस्तुत किया। तो बोर्ड गठित हो गया 2003 में। भारत मिशन इनोवेशन नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन चैलेंज ICS 8, मिशन इनोवेशन रिन्यूएबल एंड क्लीन हाइड्रोजन चैलेंज IC8 के भागीदार देशों में से एक है। ठीक है दोस्तों, भागीदार देशों में से एक है। मिशन इनोवेशन 24 देशों एवं यूरोपीय यूनियन की एक प्रमुख वैश्विक पहल है, जिसकी घोषणा 30 नवंबर 2015 को की गई थी। मिशन इनोवेशन का उद्देश्य वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में तेजी लाना है। वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में तेजी लाना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मिशन इनोवेशन के अंतर्गत 8 नवाचार चुनौतियों इनोवेशन चैलेंजेस शामिल हैं, जिनमें से IC8 नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन पर केंद्रित है। जिनमें से IC8 नवीकरणीय एवं स्वच्छ हाइड्रोजन पर केंद्रित है। अब देखिए दोस्तों, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई थी भारत सरकार। ये क्या है? 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का शुभारंभ किया। इस नीति का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन इन्वेस्टर समिट के दौरान किया गया। इन्वेस्टर समिट के दौरान किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? गुजरात में। इस नीति का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। वाहन स्क्रैपिंग नीति, राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी नास्प की घोषणा वर्ष 21-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, ये बहुत खतरनाक पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों, नीति के अनुसार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। पुराने को बेचिए और नया खरीदिए। अब पुराने कितने? देखिए, वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पर 5% तक की छूट दे सकते हैं।
वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पर 5% तक की छूट दे सकते हैं। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के पंजीकरण पर शून्य शुल्क। देख रहे हैं क्या कह रहा है? अगर आप स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाएंगे कि भैया मैं अपना वाहन इस समय तक गड्ढे में डाल दूंगा या आपको रिटर्न कर दूंगा, तो आपको 5% तक की छूट दे सकते हैं, ठीक है ना। वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के पंजीकरण पर शून्य शुल्क। आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, वाहनों के कीमत के अनुसार दोस्तों 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आपको रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं। नए वाहनों की एक्स शोरूम कीमत के 4 से 6% के बराबर पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य। क्या कह रहा है? नए वाहनों की एक्स शोरूम कीमत के 4 से 6% के बराबर पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य। राज्य व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पर क्रमशः 25% एवं 15% छूट दे सकते हैं। राज्य व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों के लिए रोड टैक्स पर क्रमशः 25% और 15% तक छूट दे सकते हैं। पुराने वाहन रखने पर राज्य अतिरिक्त हरित कर लगा सकते हैं, ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स निजी वाहनों के पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको हर 8-10 साल बाद दोस्तों आपको वाहन का पंजीकरण कराना पड़ता है। उस पर यही कह रहा है कि पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में वृद्धि कर सकते हैं। वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं दोस्तों कि फिटनेस, आपको फिटनेस चेक भी कराना होता है। फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं। ये ऐसा किया जा रहा है ताकि भैया आप उधर से आइए। अनुपयुक्त वाहनों का स्वतः पंजीकरण निरस्त कर सकते हैं। इस नीति के अनुसार निम्न वाहनों को छूट दी जाएगी। मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन। अब बताइए, इलेक्ट्रिक वाहन से तो जाहिर सी बात है प्रदूषण नहीं होगा, तो छूट तो देंगे ये। मजबूत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन सीएनजी, इथेनॉल और एलपीजी जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन, खेत में प्रयोग होने वाले वाहन और कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, टीलर और हार्वेस्टर, तो किसानों को छूट दी जा सकती है, ठीक है ना। तो इनको दोस्तों छूट दी जा सकती है। अब चलिए आगे देखते हैं। जीवाश्म मुक्त इस्पात, ग्रीन स्टील, ये क्या है? जुलाई 2021 में स्वीडन जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। लीजिए छापिए। स्वीडन जो है दोस्तों ग्रीन स्टील का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। जीवाश्म ईंधन मुक्त स्टील। स्वीडन की इस्पात निर्माता कंपनी एसएसएबी ने अन्य 2 कंपनियों एलकेएबी और वेटनफॉल ऊर्जा कंपनी के साथ साझेदारी में इसका उत्पादन किया। उत्पादन की पहली खेप एसएसएबी कंपनी ने अपने ग्राहक वोल्वो ग्रुप को परीक्षण के तौर पर भेजी है। वोल्वो ग्रुप को, वोल्वो जो बस आती है दोस्तों वही कह रहा है। ग्रीन स्टील के उत्पादन हेतु जिस तकनीकी का प्रयोग किया गया है उसका नाम है हाइब्रिड तकनीकी। उसका नाम है दोस्तों हाइब्रिड तकनीकी। उपयुक्त तीनों कंपनियों ने वर्ष 2016 में हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी ब्रिट का निर्माण किया था। ये देखिए
अभी आपसे अगर हाइब्रिड का दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ले तो इसमें कोई गुनाह नहीं होगी। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और एक पेज बचा है इस टॉपिक में, हम लोग छोटे छोटे करके देखेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे करके देखने पर दोस्तों ये होता है कि काम भी हो जाता है और समझ में भी नहीं आता है। इस तकनीकी का उद्देश्य 2026 की शुरुआत में वाणिज्यिक तौर पर बाजार में जीवाश्म मुक्त स्टील पहुंचाना और औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। औद्योगिक पैमाने पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। तो जीवाश्म मुक्त स्टील, ग्रीन स्टील दोस्तों स्वीडन याद रख लीजिए, ठीक है ना। बस स्वीडन ही पहला देश बन गया है जिसने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, इससे पहले हम लोग देखे थे दोस्तों, इसी में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला था, 59वां स्थान मिला था। और पहले स्थान पर कौन था बताइए, पहले स्थान पर डेनमार्क था। तो उसमें क्या था, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स था, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पर, दक्षिण कोरिया दोस्तों दूसरे स्थान पर और फिनलैंड तीसरे स्थान पर था। अब जो है हम लोग देखेंगे वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक। साइबर सुरक्षा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, ठीक है ना। वर्ष 2015 से जारी होने वाले इस सूचकांक का यह चौथा संस्करण है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के तहत वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की साइबर सुरक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं का मापन निम्न 5 स्तंभों पिलर्स के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स भी दोस्तों ये भी 5 थीम्स पर आधारित था, ठीक है ना, 5 स्तंभ पर आधारित था, और ये भी 5 स्तंभ पर आधारित है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से 5 स्तंभ है दोस्तों। लीगल मेजर्स, ठीक है ना, कानूनी उपाय, टेक्निकल मेजर्स तकनीकी उपाय, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट मेजर्स और कोऑपरेशन मेजर्स। इन 5 स्तंभों पर दोस्तों आपका क्या नापा जाएगा बताइए। साइबर सुरक्षा, ITU के 193 सदस्य देशों एवं फिलीपींस, कुल फिलीपींस इसका मतलब ITU का सदस्य नहीं है, ठीक है ना, तभी ऐसा कहा है। अब फिलिस्तीन कैसे हो जाएगा, तो फिलिस्तीन कुल 194 देश के इस सूचकांक में भारत 37 स्थान सुधार के साथ 10वां स्थान हासिल किया है। ये प्रशंसा की बात है, एक बार सभी लोग ताली बजा दीजिए, ठीक है ना। ताली इसलिए बजाइए कि भैया आपका देश भारत जो है 37 स्थान सुधार किया है, ठीक है ना। और भारत को 194 देशों में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख रहे हैं साइबर सुरक्षा सूचकांक। साइबर सुरक्षा सूचकांक में ताली बजाने लायक रैंक भारत हासिल किया है 10वां स्थान, ठीक है ना। और 194 लोगों में 10वां स्थान हासिल करना एक सम्मानजनक बात है। अब देखिए क्या कह रहा है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, GCI का मतलब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं। पहला स्थान मिला है अमेरिका को, मैंने वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी तगड़ी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपके
एटीएम से कोई पैसा आपकी बिना अनुमति से उड़ा ले जाएगा। यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब को दूसरा स्थान मिला, दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पर भी साइबर सिक्योरिटी अच्छी है। तब तो ये देख कर ही बताइए, सऊदी अरब भी उस स्थिति में आ गया, तब तो लगता है कि हमारी उपलब्धि ठीक नहीं है क्या। एस्टोनिया तीसरे स्थान पर आ गया। कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, स्पेन चौथे स्थान पर आ गए। रूस, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया जो देखिए भैया 5वें स्थान पर आ गया। ये कैसे? तब तो लगता है कि हमारा अचीवमेंट सही नहीं है। भैया आपका पड़ोसी अगर 5वां रैंक प्राप्त करे और आप 10वां रैंक प्राप्त करें तो कैसे? हम तो समझे कि भैया चलो भाई पड़ोसी दूर होगा, लेकिन पड़ोसी तो नज़दीक दिख रहा है इसमें। साइबर सिक्योरिटी सूचकांक में यूएस पहले स्थान पर, यूके और सऊदी अरब दूसरा हो गया, एस्टोनिया तीसरा हो गया, कोरिया, सिंगापुर, स्पेन चौथा हो गया, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया। आपका मलेशिया देख रहे हैं कि मलेशिया 5वें स्थान पर आ गया है, तब आपकी उपलब्धि ठीक नहीं है। अब ये देखिए ब्रिक्स राष्ट्रों का स्थान, हर जगह ब्रिक्स को देखा जा रहा है, तो BRICS। ब्रिक्स में देखिए रूस आपका 5वें स्थान पर आ गया, आप हैं 10वें स्थान पर। भैया ये आप हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये है कि आपका ये जो चीन देख रहे हैं, चीन जो है थोड़ा सा पीछे है। चीन वैसे भी फर्जीवाड़ा में पीछे मैंने आगे रहता है। जब फर्जीवाड़ा में आगे रहो तो रैंक तो नीचे हो ही जाएगी। में 100 अंकों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है। माइक्रोनेशिया, वेटिकन और यमन 0 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है, 182वें स्थान पर। अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं इनको 0 अंक दिया गया, अर्थात मतलब वहां पर साइबर सिक्योरिटी का नाम कोई चीज ही नहीं है, ठीक है ना। माइक्रोनेशिया, वेटिकन और यमन ये 182वें स्थान पर है, इनको 0 अंक दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। और यही जो दोस्तों हम लोग का माने यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक हम लोग का। ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना ऊपर से नीचे तक आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए टाइप 500 ये सूची होती है को जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची 57वां संस्करण के अनुसार विश्व का द्रुततम फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू, ठीक है ना। दुनिया के 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की श्रेणी में जापान का फुगाकू कंप्यूटर जो है दोस्तों टॉप कर गया है, ठीक है ना, इसको याद रखिए। टॉप 500 की सूची में फुगाकू टॉप कर दिया। लिनपैक बेंचमार्क पर फुगाकू सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 442 पेटा फ्लॉप्स है, ठीक है ना। लिनपैक बेंचमार्क पर फुगाकू सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 442 पेटा फ्लॉप्स, 442 पेटा फ्लॉप्स। फुगाकू सुपर कंप्यूटर राइकेन सेंटर फॉर कम्युनिकेशन साइंस कोबे जापान में स्थापित है। भैया इतना तेज सुपर कंप्यूटर जहां पर स्थापित है उसको तो आपको जानना ही होगा। राइकेन सेंटर फॉर कम्युनिकेशन साइंस कोबे जापान, कोबे स्थल का नाम है, में स्थापित है। अब देखिए टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 3 भारतीय सुपर कंप्यूटरों परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर का स्थान है। मैंने दुनिया के 500 में आपका स्थान है भैया। परम सिद्धि ये सिद्ध कर दिए भारत में कि हम सर्वोच्च हैं, और प्रत्यूष साहब 108वें स्थान पर हैं, और मिहिर जी कहाँ पर हैं भैया, 188वें स्थान पर हैं। तो परम तो भैया परम से याद करिए कि परम सिद्धि है भारत का सबसे उच्च रैंक वाला, अर्थात 90वां स्थान, 108वां, और मिहिर 188वां।
लिनपैक बेंचमार्क पर परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 4.6 पेटाफ्लॉप है। आप थोड़ा सा तुलना करिए, 4.6 और 442 की तुलना करिए, क्या कहाँ पर हैं आप, ठीक है ना। आपकी जो सबसे अधिकतम माने बढ़िया सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, उसकी गति जो है दोस्तों 4.6 पेटाफ्लॉप्स है, जबकि जापान का जो फुगाकू इसी तरह से दुनिया में आगे नहीं है, उसका देख रहे हो कि उसकी गति जो है दोस्तों 442 पेटाफ्लॉप है। आपको अगर सैकड़ा से भी गुणा किया जाए तो आप कम पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो विश्व के शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर, फुगाकू हो गया भैया जापान के, ठीक ना, और निर्माता कौन है, फुजित्सु, 442 पेटाफ्लॉप्स। उसके बाद समिट कहाँ का है, अमेरिका का, ये भैया इसको भी पीछे छोड़ा है, ठीक है ना, 148.6 पेटाफ्लॉप्स। यहाँ पर भी जापान तो यहाँ पर करमात कर दिया है, ये IBM कंपनी बनाई है, ठीक ना। और देखिए सिएरा अमेरिका 94 पेटाफ्लॉप्स। अब देखिए क्या कर रहा है, सनवे ताइहुलाइट ये चीन है, ठीक है ना, और ये 93 पेटाफ्लॉप्स। अब देखिए पर्ल मूटर अमेरिका 64 पेटाफ्लॉप्स। तो ये है कि ऊपर के दोस्तों, ऊपर टॉप 5 में तीन अमेरिका के तो हैं, ये है, लेकिन प्रथम रैंक वाले की तुलना में कोई भी आसपास नहीं मंडरा रहा है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए 442 पेटाफ्लॉप, बहुत द्वितीय रैंक वाला भी बहुत दूर है। अभी अमेरिका को मिर्ची लगी होगी और फिर वो लगा होगा कि भैया कुछ करो, ठीक है ना। तो टॉप 5 में 3 ठो अमेरिका का तो है, लेकिन पहले और दूसरे रैंक में इतना ज़्यादा अंतर है अंक में, रैंक के अंत में। तो अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कई बार पूछ ले कि दुनिया के ये कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, तो फुगाकू, समिट, सिएरा, सनवे, तो ताइहुलाइट, ऐसा ही उल्टा पुल्टा चीन का नाम रहता है, ठीक है ना, चीन के समान का। अब देखिए पर्ल मूटर, ये भी अमेरिका का दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है कि हाइपरसोनिक पवन सुरंग, आपको बस इतना पढ़ना है और इसके बाद द एंड हो जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। बस 5 मिनट धैर्य रखिए। और हाइपरसोनिक पवन सुरंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत हाइपरसोनिक पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुरंग DRDO के हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में स्थित है। हैदराबाद मिसाइल परिसर। ज्ञातव्य है कि विमानों, मिसाइलों आदि का परीक्षण करने के लिए पवन सुरंगों का उपयोग किया जाता है। विमानों और मिसाइलों, यह प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक, ठीक ना, HWT का मतलब क्या होगा, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा है। 1 मीटर के नोजल एग्जिट, देखिए क्या कर रहा है, 1 मीटर के नोजल एग्जिट व्यास वाली इस सुरंग के अंदर 5 से 12 मैक की गति वाली उड़ान जैसी परिस्थितियां सृजित की जा सकती हैं। 5 से 12 मैक, समझ रहे हैं मैक क्या होती है। मैक जो होती है दोस्तों, साउंड की स्पीड से तुलना की जाती है। 5 मैक या उससे अधिक गति की सभी उड़ानें हाइपरसोनिक उड़ानों की श्रेणी में आती हैं। अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा देश है जहां आकार और परिचालन क्षमता के संदर्भ में इतनी बड़ी परीक्षण सुविधा है। यह सुविधा भविष्य में अति जटिल एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ठीक है ना।
तो भैया हैदराबाद एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर, और 1 मीटर नोजल एग्जिट, ये भी याद रखिएगा, 1 मीटर नोजल एग्जिट वाली 5 से 12 मैक की गति वाली उड़ान को जांच कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का आज का टॉपिक, और ये क्या था, अद्यतन तकनीकी और प्रौद्योगिकी। आगे हम लोग दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक जो है दोस्तों इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, देखते रहिए, देखेंगे सुनेंगे दोस्तों, इसके एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो दिमाग में बनी रहेगी, ठीक है ना। दिमाग में बनी रहेगी तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपका हाथ भी सीधे उसी पर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह से जुड़े रहें। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।